आप सबने जो पेपर सॉल्व किया इसमें बहुत सारे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें हैं बिल्कुल नई होंगी, लगा होगा पहली बार हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके ही प्रीवियस ईयर पेपर से बनाया है। बस इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करते हैं। मैं आज प्रमाणों के साथ कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि जो आपको टफ लगता है वो टफ ना हो करके बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ये सब आपको अब पढ़ना होगा। जैसे सबसे पहला प्रश्न, ये तो कम से कम सबको समझ में आया होगा कि किस विषय से रिलेटेड है। ज्योग्राफी से। सबसे पहले आप सबको ये जरूर आना चाहिए कि कोई प्रश्न देखें तो ये जान सकें कि हमें पढ़ना कहाँ से है। भूगोल विषय का प्रश्न है। भूगोल विषय में भी अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा चैप्टर पढ़ोगे तो इसका आंसर दे पाओगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक चैप्टर पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, बहुत सारे बच्चों ने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो उनको पता ही होगा कि इस के लिए यानी जो पृथ्वी के अंदर का भाग है ये हम कैसे जाने, इसके लिए हम दो तरह के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। एक अप्रत्यक्ष साधन है और एक प्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन का मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर जो चीजें हैं वो निकल कर बाहर आई और हमने उस पर रिसर्च किया। जैसे ज्वालामुखी फटता है तो नीचे मैग्मा चैम्बर से कोई मोल्टन मैटर अर्थ सरफेस पर इजेक्ट होकर आता है, तो उसी लावा से हमें कुछ चीजें पता चलती हैं। कम से कम ये तो पता ही चलता है कि अंदर कोई गहराई पर बहुत ही पिघली अवस्था में पदार्थ। और दूसरा, जैसे इन्होंने कहा भूकंप, ये भी एक माध्यम है। तो एक तो माध्यम ये और दूसरा एक अप्रत्यक्ष साधन है। अप्रत्यक्ष साधन या इनडायरेक्ट मीन्स क्या है कि जब हम पृथ्वी की गहराई में प्रवेश करते हैं तो तापमान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही घनत्व संबंधी आप देखेंगे एक संबंध मिलेगा कि जैसे जैसे गहराई में जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। तो इन सब आधारों पर इंटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे कि पृथ्वी की कुल तीन परतें मानी गई। इसे कुल तीन परतों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? हाँ, तो सबसे ऊपर कौन सा है? क्रस्ट। उसके बाद कौन सा है? मेंटल। और दूसरा तीसरा कौन सा है? कोर। तो एक को हम कहते हैं भूपर्पटी, एक को हम कहते हैं मेंटल, और एक को हम कहते हैं क्रोड। ये तीन परतों में बटा हुआ है। देखिए, ये चीजें जो बताई जाती हैं ये भी आपके तैयारी का एक हिस्सा है। आप ये मत सोचिए कि सर हमने नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ाई ही है। और आप इस क्लास को भी उसी तरीके से फॉलो करेंगे, क्योंकि एक चीज आप सोचिए कि जब आप सीजीएल प्री का एग्जाम दे रहे होंगे, अगर इस तरह से आप 25-25 प्रश्न जीएस के हर सप्ताह करते हैं तो आपको इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। अगले वीक से एक नया प्लान ये भी है कि आपके पेपर में मैं साइंस के क्वेश्चन बढ़ाने वाला हूँ, और लगभग 8-9 प्रश्न रहेंगे जिसका डिस्कशन मैम करेंगी, तो उसका भी डिस्कशन अलग से करवाऊंगा। तो कोशिश यही है, मुझे केवल सिलेबस नहीं पूरा कर, यहाँ के बच्चों का रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट के लिए हमें कई एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जितना बेहतर हो सकेगा किया जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर अभ्यास जो पूरे सप्ताह में करते हैं, हालांकि दिक्कत ये होती है कि पूरा पाठ्यक्रम तो पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे भी पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए कितनी चीजें जान रहे हैं। मैं दो तीन चीज ऐसी करने जा रहा हूं जिससे अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकूं। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं क्लास में हूँ, अभी फ्री होके आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके। हाँ, तो ये क्लियर हो गया क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछें कि क्रस्ट का डेंसिटी कितना है। डेंसिटी या घनत्व तो ऐसे आप जानते होंगे कि कोई कंपोजिशन किससे मिलकर बना है, एक पर्टिकुलर एरिया में उसमें कितना क्षेत्र वो घेरता है, वही घनत्व है। जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, इस क्लासरूम में हम जितने लोग बैठे अगर ये संख्या बढ़ा दी जाए तो कहेंगे ज्यादा डेंसर हो गया, तो यही सघनता को ही डेंसिटी कहते हैं। तो इन तीनों की डेंसिटी भी अलग अलग है। जैसे इसकी डेंसिटी है लगभग 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये क्रस्ट की डेंसिटी है, इसको हमेशा मेजर करते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर यानी ये क्या दिखाता है, प्रति घन सेंटीमीटर क्षेत्र में
यहां पर कितने ग्राम इसका अंश है। तो क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है, 3.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और मेंटल की अगर हम बात करें, क्योंकि यहां घन सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और इसके साथ साथ ऊंचाई पूरा एक बार एक तरीके से लिया गया। तो इस तरीके से यहां पर मेंटल के बारे में पूछेंगे तो ये है लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और फिर इसी तरीके से कोर के बारे में पूछें तो लगभग 11 से 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो अब पृथ्वी का पूरा पूछा औसत घनत्व, यानी तीनों से अलग अलग नहीं पूछ रहा, पूरा औसत पूछ रहा, तो क्या आंसर लगाना था, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा टफ ही है, आसान तो नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगता है सर ये यूपीएससी लेवल का आपने प्रश्न बना दिया। तो मैं आज प्रमाण ये लाया कि आप प्रश्नों से डरा मत करें। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक से मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनाए। कक्षा 11 की किताब है, स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जाती है। और आप इसमें पेज नंबर भी देख सकते हैं जहां से मैंने वर्डिंग उठाई क्वेश्चन की। सीधे आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे महासागर के बारे में, तो पहले ही पेज से मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया। इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ ले अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब ये प्रश्न सामने रखा जाता है तो उनको लगता है एनसीईआरटी में प्रश्न क्या। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या बताता है उसी को थोड़ा सा ब्रीफ में केवल समझा देता। ये जो बच्चे क्लास करेंगे उनको यहाँ पर चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, या क्लास में मैं कुछ नोट्स देता हूँ जो एनोटेशन फाइल पर रहती, वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर यही बात कह रहा हूं कि आप यहां पर एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो उसका एक अप्रोच होता है। तो जो ये प्रश्न पूछा गया है इसके बारे में थोड़ा सा बस ये आप जान लीजिए कि जैसे आपने पढ़ा कि हमारा जो धरातल है, यानी जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस अगर आपसे पूछा जाए बताइए समान है या असमान है, असमान है। असमान इसलिए आप कहते हैं, इसे अनइवन इसलिए आप कहते हैं क्योंकि आप क्या देखते हैं, कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर नीचा भाग है। तो इस ऊंचे नीचे भाग को भूगोल की भाषा में कहते हैं रिलीफ, यानी इसे उच्चावच कहा जाता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं धरातल पर कौन कौन से उच्चावच लक्षण होते हैं, पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, ये सब। ऐसे ही समुद्र का जो तल होता है, समुद्र अधस्तल, यानी ओशन बेसिन जिसे हम कहते हैं, ओशन फ्लोर जिसे हम कहते हैं, इसमें भी कई तरह से उच्चावच पाए जाते हैं, इनमें भी रिलीफ पाए जाते हैं। यानी ये मत सोचिए कि समुद्र के नीचे जो जमीन है जिस पर गर्त में पानी भरा हुआ है वो केवल यहाँ पर एक गहरा भाग है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि समुद्र के अंदर भी पर्वत है या पहाड़ है? तो उसके अंदर भी एक पर्वत, जैसे प्रशांत महासागर में एक पर्वत है जो लगभग आप देखें 8,000 मीटर वो भी ऊंचा लिए है, मतलब 6,000 समथिंग है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने ऊंचे पर्वत प्रशांत महासागर के अंदर मौजूद है, और उसी का नाम है मैनाकी पर्वत। तो ये दिखाता है कि समुद्र के अंदर भी कई तरह से रिलीफ फीचर्स होते हैं। जैसे अर्थ सरफेस पर ये फीचर्स बनते हैं, ऐसे समुद्र के अंदर भी बनते हैं। तो इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इसी में कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी एक संरचना, ये भी एक लैंडफॉर्म है। तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिखा है जिसके बारे में आपको प्रश्न दिया गया, ये समुद्र के अंदर पाए जाने वाले लैंडफॉर्म्स हैं, उस पर यह प्रश्न दिया गया। और ये मैं सिर्फ इसलिए प्रश्न दिया हूं कि बच्चों आपको कम से कम ये पता चल जाए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या। ये अपने आप में एक नोट्स है, इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं आएगा। एनसीईआरटी की किताब की ही लाइन मैंने उठा के रख दी कि आपको पता चल जाए महाद्वीपीय मग्न तट होता क्या है। ये महाद्वीप का वो हिस्सा होता है जो डूबा हुआ किसमें है, समुद्र में। यानी एक जगह पर महाद्वीप जो जमीन है वो कहीं ना कहीं सागर से मिल रहा होगा,
तो जो जमीन का वो हिस्सा है, जैसे आप बंबई के तट पर खड़े हैं तो सामने कौन सा सागर, अरब सागर। लेकिन बंबई के तट के किनारे आप देखेंगे कि जब आप अरब सागर में एंट्री करते हैं तो तुरंत उतनी गहराई नहीं जितना आगे जाकर है। तो वो जो आप गहराई धीरे धीरे बढ़ रही, यानी जमीन जहां खत्म होती जा रही, तो ये जो ढाल जा रहा है इसी को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। मग्न का मतलब डूबा हुआ और तट का मतलब जो हमारे जमीन का किनारा है, महासागरों के किनारे। तो महाद्वीपीय मग्न तट डूबा हुआ विस्तार है, ये स्टेटमेंट सही है। आपको आंसर क्या लगाना, सही नहीं। फिर लिखा महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित, यानी कि ये जो जमीन आप देखते हैं ज्यादातर ग्रेनाइट चट्टानों से बनी, क्योंकि जमीन के बारे में आप पढ़ेंगे जो हमारे धरातल की ऊपरी सतह है इसमें कई तरह की चट्टानें पाई जाती। इसमें कुछ आग्नेय चट्टानें होती हैं, कुछ अवसादी चट्टानें होती हैं और कुछ रूपांतरित। तो ग्रेनाइट कैसी चट्टान है, आग्नेय चट्टान, और इससे बना होता है ये महाद्वीपीय मग्न तट। फिर कह रहा है महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का ही एक भाग है, ये भी सही है। मैंने कहा जमीन जो समुद्र में डूबी हुई है, तो ये तीनों चीजें जो लिखी है ये आपके लिए एक नोट्स है, ये आपको याद होना चाहिए। चौथा स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट किसका है, वो अटलांटिक महासागर में ना होकर आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में। तो बच्चों मैंने यही कहा था कि जिस दिन आप प्रश्न पढ़कर ये जानना शुरू कर देते हैं कि ये किस विषय का है, किस चैप्टर का है, आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में होती। तो अब कोई भी पूछे प्रश्न कहाँ से आया तो ये तो कहोगे ही भूगोल से, इसमें कोई डाउट किसी को। और दूसरा भौतिक भूगोल से, फिजिकल ज्योग्राफी। चैप्टर पूछेंगे तो कौन सा चैप्टर बताओगे, जल मंडल। भौतिक भूगोल में मैं 5 चैप्टर पढ़ाता हूं, उसमें एक चैप्टर आपका रहता है जल मंडल, महासागरों के बारे में आप पढ़ते हैं। तो जल मंडल के अंतर्गत इस तरह से कई संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। ये गलत है, यहां अटलांटिक ना होकर क्या होना चाहिए, आर्कटिक महासागर। तो ये अपने आप में पूरा एक नोट्स है महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल करते हैं। क्या करें, प्रीवियस, ये अच्छा प्रीवियस ईयर की बात, हाँ प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन निकाला है। अरे जो मुझे बहुत मतलब मैंने सिर्फ किया क्या है, एक प्रश्न जहां स्टेटमेंट में था, एक जगह जहां फैक्ट था, दो दो को मिला के बना दिया। ठीक। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका, आप बिलीव करें संविधान के आधार पर आपके एसएससी में इतने बेहतरीन क्वेश्चन मुझे मिले कि मैं पीसीएस के भी दाद देता हूं एसएससी को। उसने ये तक पूछ लिया है कि वर्क प्लेस पर जो विमेन्स काम करती हैं उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए कौन सा कानून किस वर्ष बनाया गया। ऐसे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे जो कि आईएएस वगैरह में पूछे याद, और अभी रिसेंट के पेपर में आपके ये सवाल आया। तो ये इंडिकेशन है कि अब आप जीएस को हल्का नहीं ले सकते, इसलिए मैं आपको उस स्तर पे ले जाने की कोशिश में हूँ, और काफी हद तक मुझे सफलता मिल भी रही। जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनका लेवल वो आ गया है। इवन कुछ बच्चों ने रिपोर्ट ये तक देनी शुरू की कि हम लोग सर पीजी में रहते हैं, जो आईएएस की तैयारी वाले लड़के नोट्स देखते हैं वो विश्वास ही नहीं करते हैं कि एसएससी में कोई टीचर ऐसा पढ़ा रहा। और ये एक नहीं, कई बच्चे बता रहे हैं। तो वो कहते हैं एसएससी में तो केवल लिमिटेड पॉइंट पढ़ाए जाते हैं। और मैं फिर कहता हूं कि एसएससी को इतना हल्का मत मानिए। एसएससी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कॉम्पिटेटिव एग्जाम बन गया। यूपीएससी और पीसीएस में उतने फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं जितने इसमें, और वैसे भी महत्वपूर्ण कुछ लोगों ने बना ही दिया, टॉप करने पर 15 लाख मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वाद में इसने पूछा, वाद का मतलब डिस्प्यूट, कुछ मामले आए सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की। इस प्रश्न को 3 चीजों से जोड़कर याद रखिएगा। इसमें एक केस का नाम है बेरूबारी केस। बेरूबारी केस था 1960 का। एक केस है उसका नाम है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 का। और फिर इसके बाद एक केस है एसआर मुंबई केस।
एसआर बोम्मई केस, और ये शायद 1993 के आसपास का केस है, ठीक है, 1993 का। इस केस में प्रियम्बल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने ही अर्लियर जजमेंट को बदल सकता है, तो उसने जजमेंट किस में बदला? केशवानंद भारती केस। इसने कहा कि नहीं, प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यह भी संविधान का भाग माना जाएगा। तो ये दो चीजें याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी केस में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में कहा कि नहीं, ये संविधान का भाग है। दोनों अंतर समझ में आ गया। फिर इसके बाद जो तीसरा मामला आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एसआर मुंबई केस में कि ये न केवल भाग है बल्कि इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट बता दिया, यानी ये संविधान का अभिन्न भाग है। तो अभिन्न भाग का मतलब ये संविधान से अलग नहीं, जो कुछ भी है संविधान में ही ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो इस तरह से इंटीग्रल पार्ट या अभिन्न भाग के मामले में एसआर मुंबई केस इसका आंसर होगा। अब जरा इस प्रश्न को पढ़िए। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो अगर इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, भाग है और ऑप्शन जो ऐसे दिए गए, तो उसके हिसाब से क्या आंसर लगा देंगे? डी ऑप्शन। तो आंसर होगा मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न करिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था, क्योंकि इसमें दो जगह से मैंने प्रश्न मिलाया, कुछ तो सीपीओ के पेपर से लिया और एक सीडीएस से मैंने इसमें उठा लिया। सीडीएस में ये क्वेश्चन आया था, आधा उसका हिस्सा है और आधा आपके एसएससी के सीपीओ के पेपर का है। तो चूंकि सीपीओ वाले पेपर का प्रश्न आसान था और उसी से मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इसमें कर दिया कि सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण, यानी जो सिविल सर्विस में सेवा दे रहे हैं, आईएएस ऑफिसर्स की बात हो रही है, आईपीएस ऑफिसर्स की बात हो रही है, या फिर जो यूपीएससी की परीक्षा पास करके सिविल सर्वेंट बनते हैं, उनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान। जैसे 312 मैंने आपको पढ़ाया है कि इसमें क्या प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा के पास एक विशेष अधिकार है कि ये न्यू ऑल इंडिया सर्विस बना सकता है। बताया नहीं बताया? न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार ये अनुच्छेद 312 में दिया गया है। फिर इसके बाद देखेंगे जो सिविल सेवक हैं, इनको अनुच्छेद 311 के तहत कुछ संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। यानी इसमें यह लिखा गया है कि जो सिविल सर्वेंट है, इनको कुछ संवैधानिक सुरक्षा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज भी मिले। तो आधार यहां पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब अनुच्छेद 310 की अगर बात करें, तो इसमें कहा गया है कि जो यूनियन में और स्टेट में सर्विस देने वाले लोग हैं, यूनियन और स्टेट में सर्विस देने वाले लोग, इनके बारे में प्रावधान दिया गया। यानी संघ सरकार की सेवा, केंद्र सरकार की नौकरी और राज्य सरकार की नौकरी, इसके बारे में बताया गया कौन कौन सी सेवाएं इसके अंतर्गत शामिल हो सकती। तो जब 310 की बात करेंगे तो संघ और राज्य की सेवाओं के बारे में प्रावधान है। 311 की बात करेंगे तो सिविल सर्वेंट को स्पेशल सिक्योरिटी देने की बात है, और 312 में बात करेंगे तो नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने के बारे में प्रावधान है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 317 क्या है? यह है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य हैं, इनको हटाने के बारे में बात की गई है। इनको रिमूव कैसे करेंगे, इस संदर्भ में बातें की गई। तो जहां 4 आर्टिकल जो थे सीपीओ में, दरअसल अनुच्छेद 312 आया था, तो मैंने इसी के आसपास के आर्टिकल डाल दिए कि क्या पता आगे पीछे का कोई आर्टिकल पूछे तो चारों पता रहे। तो ये
310 है यूनियन और स्टेट सर्विस के बारे में, 311 है सिविल सर्वेंट को जो स्पेशल सिक्योरिटी देने की बात है, और जो 312 है ये नई अखिल भारतीय सेवा के बारे में है, और जो 317 है ये लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में। किसे? सदस्य है ना, लोक सेवा आयोग के सदस्य को पूछ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं उनको? अगर आप सिविल सर्वेंट की बात कर रहे हैं 311 की, तो इनके बारे में सुरक्षा में यह लिखा है कि ये भले ही राज्य में सेवाएं दें, लेकिन इनको राज्य शासन कभी भी डिसमिस नहीं कर सकता। ये उनको संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई। डिसमिस करने का अधिकार सेंटर के पास है, निलंबन का अधिकार राज्य के पास है। तो उसमें भी कुछ नियम व्यवस्थाएं बताई गई, वही है संवैधानिक सुरक्षा। आपसे इससे ज्यादा तो कतई नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा उसके प्रोविजन डिटेल पूछने लगा तो मानिएगा एसएससी यूपीएससी में अंतर नहीं रह गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, which articles are related to the discretionary power of the governor? डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। डिस्क्रिशनरी पावर समझते हैं, विवेकाधीन शक्तियां। मतलब एक चीज आपने पढ़ा, शायद आपको याद होगा जिन्होंने पॉलिटी की क्लास की, कि भारत में किस तरह की शासन प्रणाली अपनाई गई? संघीय शासन। इसको कहते हैं फेडरल पॉलिटी। भारत में फेडरल पॉलिटी को अपनाया गया। फेडरल पॉलिटी होने के कारण ही आप देखते हैं कि भारत में संघ का शासन और राज्य का शासन, इनके बीच शक्तियां बटी हुई, यानी यूनियन और स्टेट, इनके बीच पावर को बांटा गया। अब आप देखेंगे कि यूनियन में भी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, इनकी अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी है कार्यपालिका, और स्टेट की अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इनकी अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी, इनकी अपनी कार्यपालिका। ठीक, ये तो आप जानते ही थोड़ा बहुत। शायद ये भी आप जानते ही होंगे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर किसके पास होती? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और स्टेट एग्जीक्यूटिव की पावर गवर्नर। गवर्नर इसका हेड होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम बात जान लीजिए कि राष्ट्रपति कहने के लिए इसका प्रधान है, रियल में पावर किसके हाथ में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहिए, उसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अकेले पीएम को ही सब कुछ मत बना दीजिए, वैसे ही हालात वैसे ही हैं। तो यहां पर मंत्रि परिषद के पास सारी शक्तियां होती हैं, क्योंकि मंत्रि परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट को सारा काम करना पड़ता। और यही स्थिति राज्यों में भी होती। गवर्नर कहने के लिए तो पावर में है, लेकिन रियल पावर किसके हाथ में है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों ये है कि संविधान ने जानबूझकर एक व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति तो डिस्कशन पावर नहीं रखता, उसके पास ये अधिकार संविधान में कहीं लिखा ही नहीं कि वो अपने डिस्कशन से कोई काम करेगा। वो जो भी काम करेगा मंत्रि परिषद की सलाह से। लेकिन गवर्नर के लिए लिखा गया कि वो कुछ मामलों में मंत्रि परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। कुछ जगह पर वो अपने विवेक से निर्णय लेगा, अपने डिस्कशन से फैसला लेगा। और ये साफ साफ संविधान में आर्टिकल में मेंशन किया गया कि कहां कहां वो अपने डिस्कशन का इस्तेमाल करेगा। जैसे पहला आर्टिकल आप देखें, आर्टिकल 163(1) पढ़ेंगे जब आप, तो इसमें लिखा है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड सीएम होगा, और इसकी सलाह पर राज्यपाल काम करेगा। लेकिन राज्यपाल उन मामलों में सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से काम नहीं करेगा जो उसके डिस्कशन में आते हैं। तो कौन से मामले डिस्कशन में आते हैं? तो इसमें लिखा गया, जैसे अगर राज्य की विधानसभा ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया और गवर्नर को लगता है कि इस बिल के कानून बन जाने से, क्योंकि जब तक गवर्नर साइन नहीं करेगा वो कानून नहीं बन सकता, मेरे साइन करने से अगर ये कानून बन जाएगा और इससे कोई दिक्कत आ सकती है, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था कुछ बिगड़ सकती है, तो वो उस बिल को साइन करने से पहले राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज सकता है।
कि राष्ट्रपति के पास भेजेगा, कहेगा सर राज्य की विधानसभा ने बिल पास किया है, जरा एक बार आप भी देख लें कि क्या मैं इस पे साइन करूं। तो उस बिल को कहां भेज दिया उसने? राष्ट्रपति के पास। तो इसका मतलब हुआ कि राज्य सरकार जो चाहती है वो तभी हो पाएगा जब केंद्र भी मंजूरी दे। और ये फैसला कौन ले रहा है? राज्यपाल। इसमें मुख्यमंत्री फिर कुछ नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री बस केजरीवाल की तरह आरोप ही लगाएगा, एलजी साहब फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे। तो जानकर गवर्नर इस तरह से कर सकता है, ये उसका डिस्क्रिप्शन रखा गया। और ये इसीलिए रखा गया कि कोई भी राज्य इस देश के या संघ के विरुद्ध कोई चीज ना सोचे। अगर वो इस संघ के विरुद्ध कुछ भी सोचते हैं या भारत संघ के सुरक्षा को, एकता को खतरा पहुंचाने की सोचते हैं, तो राज्यपाल एजेंट बनकर सेंटर का वो राज्य में बैठा हुआ, इसलिए इसके तहत भी ये प्रावधान है। अब आर्टिकल 356 देखिए। अगर राज्यपाल को ऐसा लगने लगा कि मुख्यमंत्री और मंत्री लोग बहुत ही तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं और जो भी निर्देश मैं दे रहा हूं उसका पालन नहीं कर रहे, राज्यपाल कह रहा है सीएम साहब मान नहीं रहे, तो वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा, लिखेगा राष्ट्रपति को कि सर राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा। अगर राज्यपाल ने रिपोर्ट भेज दी सेंटर को तो शाम तक फैक्स से नई रिपोर्ट आ जाएगी कि मुख्यमंत्री साहब आप बर्खास्त किए जाते हैं, यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है। कभी कोई न्यूज में सुना होगा कि राष्ट्रपति शासन लग गया? आगे आ जाओ, कोई बात नहीं है। यहाँ चेयर है कोई? ये वाली चेयर खाली कर दीजिए, आगे रख लो बैग, आप लोग उधर शिफ्ट हो जाओ। चिंता मत करो, मैं कुछ दिन में क्लासरूम बड़ा करवाऊंगा। मैं दूसरी जगह सोच रहा हूँ शिफ्ट करने, क्योंकि आगे कुछ क्लासेस में मिलाकर भी प्लान कर रहा हूँ, कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ, तो देखेंगे। ये क्लास इसलिए रखी थी कि थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। मैं बहुत ज़्यादा बड़े जगह पढ़ाना पसंद नहीं करता हूँ और मेरे क्लास की शुरू से आदत रही। मैंने 2004 या 5 में दिल्ली में पढ़ाना शुरू किया था। उसके पहले मैं इलाहाबाद में पढ़ाता था, सिविल लाइंस में कोचिंग हुआ करती थी। वहाँ से आया यहाँ मेंस देने आया था। दिल्ली में मेरा सेंटर था आईएएस का मेंस का, लेकिन दिल्ली ने ऐसा जकड़ा कि फिर यहाँ से वापस नहीं जा पाए। और फिर उसके बाद आईएएस का अटेम्प्ट खत्म होने के बाद पीसीएस में उतना इंटरेस्ट ही नहीं बन पाया। मैंने सोचा, क्योंकि उसी दौरान कुछ ऐसा ऑफर आ गया, मैं आज भी उसको एक तरीके से अपना डिसीजन गलत मानता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई के उस मुकाम पर था कि बस 1-2 अटेम्प्ट की और बात। लेकिन कहते नहीं कि कहीं उम्मीद करके गए कि चलो स्टूडेंट लाइफ थी, 9-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, अपना काम चलता रहेगा। पहला ही अमाउंट कुछ इतना बड़ा मिल गया कि लगने लगा अरे यार दूसरी चीज छोड़ो, यही कर लेते हैं। तो पैसे की लालच कभी कभी घातक होती है। तो मैं यही कह रहा था कि यहाँ पर राज्यपाल के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर है, उसका मतलब ही यहाँ पर यही हो गया कि वो अपने विवेक से फैसला कर रहा, मंत्रि परिषद की सलाह से काम नहीं कर रहा। तो सामान्य मामलों में तो मंत्रि परिषद से ही सलाह लेता है, लेकिन बाकी कुछ ऐसे मामले संविधान ने बताए हैं जहां पर वो अपने विवेक से काम करेगा, अपनी बुद्धि से काम करेगा। तो ये भी आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल है। ऐसे ही आर्टिकल 371 के मामले में भी आप देखेंगे ऐसा ही लिखा। लेकिन 371 अभी आपको बता देता हूं, ये 2 राज्यों के लिए स्पेशली है। एक राज्य है इसमें महाराष्ट्र और एक राज्य है इसमें गुजरात। जैसे बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि केवल जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसे विशेष दर्जा मिला था। जम्मू कश्मीर राज्य को किस आर्टिकल में विशेष दर्जा मिला था? 370। और ये कौन सा आर्टिकल है? 371। यानी ये भी इसी तरह का कुछ आर्टिकल होगा। इसमें महाराष्ट्र गुजरात के लिए कुछ विशेष इलाकों के लिए राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दी गई, जिसमें वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात नहीं माने ये उसकी मर्जी, या गुजरात के मुख्यमंत्री की बात ना माने ये उसकी मर्जी। उनको विशेष अधिकार दिया गया है इन 2 राज्यों में अंडर आर्टिकल 371। कुल मिलाकर इसका आंसर आपको ये लगाना था कि ये 4 के चारों ही गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक, तो इसमें कम से कम याद रखिए कि गवर्नर को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ये आर्टिकल 163 कहता है।
गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करेगा, लेकिन कुछ जगह पर डिस्कशन से काम करेगा, ये आर्टिकल 163 कहता है। आर्टिकल 356 बताया किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट रूल। लेकिन प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट लगाता है, किसकी रिकमेंडेशन पर लगाता है, गवर्नर। और यहां गवर्नर सीएम की सलाह से काम नहीं करेगा, क्योंकि सीएम तो कभी नहीं कहेगा हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगवा दो, तो राज्यपाल ही रिपोर्ट भेजता है अपने डिस्कशन से। और आर्टिकल 371 क्या बताया, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़ दीजिए। हाँ, साइंस भी आप सबने तैयार है। ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है, आपको सिर्फ मिलाना था। तो रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने, यानी दो। तो एक का टू दो जगह है, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि सी और डी पर काटा मार देते, यानी ये तो आंसर नहीं होगा। अब बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन ए या बी सही होगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने, तो बी का वन होगा। अब बी का वन जैसे ही मिला हमारा आंसर हो गया, बाकी जाने या ना जाने, यानी ऑप्शन है। यही ट्रिक आपको एसएससी में भी अपनाने चाहिए। कुछ जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि चारों पढ़ने लगते हैं कि यार एक्सरे तो नहीं पढ़ा था, चेचक नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, दो तो आ रहा है ना, दो से आंसर निकल जा रहा है, तो बात खत्म। ऑप्शन ए, यानी केवल दो जानकर बाकी हमने जान लिया कि एक्सरे डब्ल्यू के रॉन्टजेन ने इसे खोजा, और जो चेचक का टीका है वो एडवर्ड जेनर ने। चलिए चलिए इसका आंसर बताएं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा प्रकाश तरंगों के बारे में कि जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है, तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल है जो चेंज होते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम बनी रहती, कांस्टेंट रहती। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां जहां फ्रीक्वेंसी है उसको मारिए, हटाइए, अपने आप आंसर आ गया। क्या ज्यादा जानने की जरूरत थी, केवल इतना पता हो अगर कि आवृत्ति नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। हम्म तो ये सब फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है, इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और आगे मैंने कहा ही है कि कोशिश करूंगा साइंस का भी डिस्कशन रख दूंगा, साइंस वाले क्वेश्चन का मैं आंसर ना बता के अपना अपना पोर्शन बता के निकल जाऊं, मैम आपको साइंस भी पढ़ा देंगी। चलिए। हम्म कंप्यूटर का देखिए, कंप्यूटर का एक अलग सेगमेंट ही शुरू कराने वाला हूँ। कंप्यूटर वाले सर को अभी तक रोक रखा था, वो भी बेचारे ये कह रहे सर क्लास लगाइए, बहुत दिन से आप कह रहे हैं, और मैं भी सोच रहा हूँ कि अब लगाई जाए। अभी तक इसलिए नहीं कि पहले प्री की डेट नहीं कंफर्म थी, जुलाई में अब लगभग कंफर्म ही है। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा दिन नहीं पढ़ने की जरूरत है, 10 दिन में बेसिक बेसिक हो जाएगा। ठीक, चलिए इस पर आते हैं। एक्चुअली मेरा पोर्शन बहुत नहीं, तो साइंस का मैं आप लोगों के लिए वही एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ कि जो मैं एक विषय चलाता हूँ ना, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, अभी उसी पे बात कर रहा हूँ। मंडे टू थर्सडे लगातार मैं लूंगा, फ्राइडे वाली क्लास मैम को दे दिया करो। तो हर एक बैच में फ्राइडे को साइंस की क्लास मैं शुरू करूंगा। कुछ ऐसा कर दूंगा कि आपको अपने टाइम पर भी क्लास मिल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए आते हैं इस पर। फिर है क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, अभी साइंस का सवाल है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला सवाल, हेपेटाइटिस बी। अच्छा, जो क्रोमैटोग्राफी वाला प्रश्न था, क्रोमैटोग्राफी, वहां सामने लिख लीजिएगा, रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने में प्रयोग होता है। कलरफुल केमिकल्स जो होते हैं उनके मिक्सचर को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने की तकनीक है वो, के मिश्रण को अलग करने की तकनीक। हम्म नहीं, सी नहीं होगा, यहां पर होगा वो प्रभाजी आसवन दिया ना, पदार्थों को अलग करने, आंसर डी होगा।
नेक्स्ट आई हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला अंग। देखिए हेपेटाइटिस बी तो नाम सुना ही होगा, पहले तो आप लोग बताइए क्या ये संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग पढ़ा होगा ना आप, कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं, है कि नहीं है? है। हेपेटाइटिस बी एक वायरस है, और इस वायरस से जो यहाँ पर ये बीमारी फैलती है उसके कारण क्या प्रभावित होता है? लीवर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लीवर में कहते हैं सूजन आ जाती है। ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का बताइए आंसर। अच्छा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती? अंगों में, बिल्कुल सही आपने कहा, लीवर। ठीक है, अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन अगर अंगों के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ी लीवर, और दूसरी, सेकंड, लीवर के बाद पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। और यहां पर अग्नाशय से ही ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रोटीन के पाचन में फिर ये मदद करता है, और ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होता है। चलिए अगला सवाल। साइंस, देखिए अभी तक जो प्रश्न थे वो तो क्लियर हो रहे थे ना, साइंस के कौन बायो के कौन फिजिक्स के, ये भी क्लियर हो रहा होगा कौन से सब्जेक्ट के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं आजकल एसएससी में, भले ही 38 लाख फॉर्म भरे जाएं लेकिन तैयारी गजब गजब के लोग करते हैं। मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था विनय सर के प्लेटफॉर्म पर, ज्योग्राफी के मैंने जब 5 टॉपिक पढ़ाने के बाद एक नया शुरू किया कि अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी, तो वो कमेंट लिख रहा है सर ये भी कोई ज्योग्राफी है? हम तो सोच रहे थे जो आपने भारत का भूगोल पढ़ा दिया उसी पे खत्म हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी जैसे ही लिखा वो ताजुब कर रहा है कि ज्योग्राफी में ये भी अभी कुछ बचा हुआ है। तो बहुत तरह के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी करना एक अलग टास्क है, और इसलिए आप यहाँ पर खुद से ही तैयारी करते हैं। टीचर आपको सिर्फ लर्निंग मोड में ले जाता है, वो आपको सिखाता है कि कैसे क्या पढ़ना। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्तियां हैं आपने पढ़ी हैं, बताइए क्या केवल मौलिक न्यायाधिकार है, फंडामेंटल जुरिस्डिक्शन? देखिए फंडामेंटल जुरिस्डिक्शन को ध्यान रखिएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी कहा जाता है, यानी इसको कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अच्छा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, या ऐसे मामले जिसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सके, या जिसको आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जा सके। तो दो ऐसे मामले हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। एक मामला है जब यहां पर ध्यान रखिएगा यूनियन वर्सेस स्टेट, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट झगड़ा हो। अब आप सोचेंगे सर क्या यूनियन और स्टेट में भी लड़ाई हो सकती है, या फिर क्या आप सोचेंगे स्टेट वर्सेस स्टेट भी हो सकता है? बिल्कुल होते हैं, मामले अदालत में जाते हैं। अभी रिसेंट का एग्जांपल देता हूं, पंजाब और हरियाणा में यमुना नहर के पानी को लेकर विवाद हो गया, तो दोनों ने केस फाइल किया और मामला कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। केवल सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में इंटरवीन कर सकता है, और इसे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। या आपने पढ़ा है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो अनुच्छेद 32 उसे क्या राइट देता है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है रिट जारी करने का। अब आते हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। तो भारत के संविधान में आप देखेंगे आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है, 143 में, कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ लीगल मैटर पर राय ले सकता। जहां कोई ऐसा मामला उसके सामने आया जहां कानून की व्याख्या का प्रश्न है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है। तो अंडर आर्टिकल 143 ये उसका राइट है। फिर अपील, अपीलीय अधिकार क्या होता है? आप हाई कोर्ट में मुकदमा हार गए अगर, तो उसकी अपील फिर कहां होती है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अपील सुनेगा नहीं सुनेगा? सुनेगा। तो ऐसे मामलों को यहां पर कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अब बताइए आंसर क्या लगाएंगे? डी यानी चारों। चलिए अगला सवाल। ये तो सरल सा प्रश्न इसलिए था
क्योंकि थर्ड शेड्यूल में आप सबको पढ़ाया क्या है, शपथ के बारे, शपथ का प्रारूप दिया गया इसमें ओथ। और देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ही, जैसे यहां पर इसने रिस्पॉन्ड किया, शपथ केवल एक वर्ड पकड़ लीजिए उसे याद रहेगा। इसमें ओथ का फॉर्मेट दिया हुआ है। अब बहुत सारे लोगों के ओथ के बारे में बात है। फिर पांचवी छोड़ दीजिए, सातवीं बताइए इसमें क्या है। इसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो इसको हम कहते हैं केंद्र और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों का बंटवारा दिया गया कि कौन किस पर कानून बनाएगा। यहां पर सूचियां दी हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फिर इसके बाद नौवीं में क्या है, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था और इस संविधान संशोधन द्वारा यही अनुसूची जोड़ी गई। ये क्यों जोड़ी गई थी, क्योंकि भारत में भूमि सुधारों को लेकर बहुत विवाद थे। तो एक नई अनुसूची बनाई गई और कहा गया जो यहां पर कुछ विशेष कानून बनेंगे उनको सुरक्षा देने के लिए, एम्ब्रेला देने के लिए 9th शेड्यूल में उनको डालकर जुडिशियल रिव्यू से उनको बाहर किया गया। यानी इसमें डाले गए लॉज पर या रूल्स पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो इन्हीं को कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। इसमें लैंड रिफॉर्म्स एक्ट दिए गए हैं, भूमि सुधार कानून दिए गए, बहुत सारे कानून है। इसका पूरा नाम है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, यानी कुछ कानूनों को विधिमान्य बनाया गया इस अनुसूची के अंतर्गत। तो यह है 9th शेड्यूल। तो अगर ये तीन आप जानते थे तो आंसर क्या हो जाएगा, पांचवी। इसका आंसर हो जाएगा 5th। चलिए अगला सवाल हल करिए। देखिए जो मौलिक अधिकार बनाए गए उसमें फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई चीज सबसे डिस्प्यूटेड मामला था तो था राइट टू प्रॉपर्टी। इस पर कई बार डिस्प्यूट हुए, क्योंकि आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक चीज समझेंगे कि संपत्ति का अधिकार नागरिकों को मिला है और राज्य को कर्तव्य दिया गया है कि वो संपत्तियों का समान वितरण करे। तो आप ऐसे समझिए कि आपको खड़ा करके कहा गया कि आपको सबके बीच प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। और एक तरफ इनसे कहा गया आप कितनी भी प्रॉपर्टी अपने पास रख सकते हो। तो वो कानून बना रहे कि आप इससे ज्यादा प्रॉपर्टी अपने पास रख नहीं सकते हो। तो ये कह रहा है कि तुम कौन होते हो कानून बनाने वाले, मेरा फंडामेंटल राइट है। दोनों में हो गया झगड़ा। तो जब ये झगड़ा शुरू हुआ सरकार और नागरिकों के बीच में, तो ये मामला धीरे धीरे हाइप पकड़ता रहा। ये मामला इतना बड़ा हो गया कि इसी एक मामले पर आज तक भारत में सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट बेंच बनी। 13 जजों की एक बेंच बैठाई गई, जिसमें मजेदार बात आपको बताता हूं, उस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल 13 जज काम कर रहे थे। केवल 13 जजों की ही पूरी टीम ही थी। 13 के 13 जजों की बेंच बैठ गई और उस पर एक फैसला आया जिसमें यह कहा गया, वो मामला था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती दरअसल केरला में एक मंदिर के मठ के पुजारी थे। उनकी संपत्ति सरकार हड़प रही थी। उन्होंने कहा आप हमारी प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकते हैं। सरकार कह रही थी संविधान में लिखा है कि राज्य का कर्तव्य बनता है संपत्तियों का समान वितरण करे, आप अकेले मठाधीश बने बैठे हैं, तो इसलिए संपत्तियां ली जाएंगी, बांटने का मामला था। ये मामला पहुंचा जब सुप्रीम कोर्ट में, तो यहां पर एक फैसला आया कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, मौलिक अधिकार बदल सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा यह काम नहीं होगा। तो जो कानून केरल की सरकार ने बनाया था वो अमान्य हो गया, लेकिन संसद को साथ में अधिकार मिल गया कि वो फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकता। अब यहां पर जब अधिकार सरकार के हाथ में आया तो उसने चाबुक चलाया और कहा संपत्ति के अधिकार को ही हम हटाते हैं। कैसे हटाया, तो 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संशोधन किया। संविधान में जो 12वां भाग है इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 300A, और इसमें उठा करके इस प्रावधान को डाल दिया गया। यानी जो आर्टिकल 31 में दिया गया था संपत्ति का अधिकार, इसको यहां से रिप्लेस करके कहां लाया गया, 300A में। तो अब ये फंडामेंटल राइट ना होकर कौन सा राइट है, लीगल राइट है, और फंडामेंटल राइट से हट गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ गया, याद रहेगा आप सबको। तो आंसर लगाना है बी। ईयर भी याद रखिएगा 1978, और सरकार भी याद रखिएगा मोरारजी देसाई। चलिए अगला प्रश्न।
देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 163 कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किस लिए होगी? गवर्नर को असिस्ट करने के लिए। गवर्नर को असिस्ट करने के लिए, उनकी सहायता और सलाह के लिए। राज्यपाल की सहायता और सलाह करने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? सीएम। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 163। 164 कहता है कि चाहे सीएम हो और चाहे अदर मिनिस्टर्स हो, इनका अपॉइंटमेंट होगा। और कौन करेगा अपॉइंटमेंट? गवर्नर। गवर्नर करेगा। ये राज्यों की बात हो रही है कि राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति यहां पर राज्य का राज्यपाल करेगा। फिर इसके बाद ये कहा गया आर्टिकल 166 में कि जो स्टेट गवर्नमेंट के सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, यानी कार्यपालिका संबंधी जो काम है, वो किसके नाम से किए जाएंगे? गवर्नर। इन फेवर ऑफ गवर्नर, इन द बिहाफ ऑफ गवर्नर, यानी राज्य प्रशासन के सारे काम राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ये 166 कहता है। और फिर कहता है कि सीएम की ये ड्यूटी बनती है कि वो कार्यपालिका के जो भी निर्णय लेंगे वो गवर्नर को बताएंगे। तो सीएम और मिनिस्टर्स की जो ड्यूटी बताई गई वो किस आर्टिकल में? 167 में। तो आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी। चारों आर्टिकल क्लियर हुआ? 66 कहता है ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शैल बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। ये लाइन, राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। तो राज्य प्रशासन के जितने भी काम होते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं? गवर्नर। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 166। 64 कहता है कि सीएम और मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और राज्य सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए। अच्छा, प्रश्न बहुत सरल है। कृषि करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें ऐसे तरीके को पूछा गया जो हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। तो खेती में आप जानते हैं कि कई बार यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर। अब बताइए, केमिकल फर्टिलाइजर से क्या पर्यावरण को नुकसान होगा? अरे बिल्कुल होगा। केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर पर्यावरण क्या, हमें आपको भी नुकसान पहुंच रहा है। ये जो आजकल तरह तरह की बीमारियां चली है ना, लीवर किडनी सब खराब हो रहा है, उसका एक कारण ये भी है। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ रहा है, मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि यूरिया, फास्फोरस, पोटास, ये सब कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजर है। अब आजकल एक नई खेती डेवलप हो रही धीरे धीरे, और दुनिया उसको बढ़ावा दे रही। भारत में भी आप देखें कुछ राज्यों में पूर्णतः उसी खेती का प्रचलन हुआ है, और उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। ये क्या है? जिसमें रासायनिक उर्वरकों की जगह पर जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। जैसे गाय के गोबर से खाद तैयार की गई, या फिर केचुए से जो मिट्टी आप देखते हैं तैयार की गई। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है वो पर्यावरण के लिए बहुत सुलभ मानी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जैविक खेती। बाकी आपने प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे आपने देखा होगा, ये मुद्दा अभी न्यूज में बहुत हाईलाइट था, क्योंकि अब दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसमें आप पाएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ गई हैं, जीएम क्रॉप जिनको कहा जाता है, और उसको वीटी बोलते हैं। तो वीटी कॉटन, वीटी ब्रिंजल, इस तरह की खेती होने लगी, लेकिन वो कहते हैं बहुत नुकसानदायक हो रही है। तो इसलिए ये भी नुकसानदायक है। ग्लास हाउस में जो पौधे लगाए जाते हैं ये भी नुकसानदायक है, टेम्परेचर को ये रोकते हैं। और इसके साथ साथ शिफ्टिंग खेती भी नुकसानदायक है, क्योंकि इससे कहा जाता है कि वहां की मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है। और खासकर जो पराली जलाने वाला कंसेप्ट है, ये पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा। आए दिन न्यूज में आप सुनते हैं पराली जला दी गई। तो इस शिफ्टिंग खेती का एक मेथड है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे बेस्ट है, और इसलिए आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या आंसर होगा? हम्म
देखिए, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है। आप भूगोल में एक टॉपिक पढ़ते हैं, पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की गतियां यानी मोशन ऑफ द अर्थ। इसमें दो तरह की गतियां हैं, एक है परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन, और एक है घूर्णन यानी रोटेशन। अब रिवोल्यूशन क्या है, तो आप जानते ही हैं कि सन के अराउंड जो ये हमारी पृथ्वी परिक्रमा कर रही, और घूर्णन क्या है, जो लट्टू की तरह एक्सिस पर नाच रही। तो जो परिक्रमण की प्रक्रिया होती है, इसके कारण आप पाएंगे कि ये हमारी जो पृथ्वी है, ये एक समय बिल्कुल सूर्य के यानी सूर्य की जो किरणें होती हैं बिल्कुल बीचों बीच पृथ्वी पर लंबवत पड़ती, और पृथ्वी का बिल्कुल बीच वाला भाग क्या कहलाता, भूमध्य रेखा। यानी हम अगर पृथ्वी को इस तरह से लें तो बीच से गुजरता हुआ जो 0 डिग्री का चांस है, ये इक्वेटर है। तो साल भर में 2 बार ऐसा होता है जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पर लंबवत पड़ती हैं। कौन कौन सी तारीख? एक 21 मार्च है और एक 22 या 23 सितंबर है। 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो ऐसी तारीखें हैं जब बिल्कुल इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं सनरेज, और भूगोल की भाषा में इसी को इक्विनॉक्स कहा जाता है, इसको विषुव कहा जाता है। और विषुव वो अवस्था होती है जब समस्त भूमंडल पर दिन रात बराबर होते हैं। तो यहां पर जो पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो 2 बार होता है, ये भी ध्यान रखिएगा साल भर में। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। ये लोकल विंड्स के नाम है, देश का नाम दिया गया है और लोकल विंड्स का नाम दिया गया, इसको मिलाना है। यहाँ पे आपको मैं बोल दे रहा हूँ, उसको आप लिखते जाइए। 22 के सामने लिखिएगा, ये फ्रांस में बहने वाली ठंडी या शुष्क हवा है। कोल्ड एंड ड्राई विंड, कोल्ड एंड ड्राई विंड ब्रीज इन फ्रांस, कोल्ड एंड ड्राई ब्रीज ऑफ फ्रांस। फ्रांस में बहने वाली ठंडी व शुष्क पवन, ठंडी व शुष्क पवन। दूसरा देखिए लेवेंटर, लेवेंटर के सामने लिखिए, साउथ स्पेन में बहने वाली ठंडी पवन, साउथ स्पेन में, दक्षिणी स्पेन में बहने वाली ठंडी पवन। तीसरा, टेम्पोरल में आइए, टेम्पोरल में लिखिए मध्य अमेरिका में चलने वाली मानसून पवन, मध्य अमेरिका में चलने वाली मानसून पवन, मानसून विंड्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका। और सिमूम में लिखिए ईरान और इराक में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन, ईरान और इराक में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन। सिमूम, ईरान और इराक में चलने वाली शुष्क पवन। हॉट एंड ड्राई ब्रीज, हॉट एंड ड्राई ब्रीज ब्लो इन ईरान एंड इराक, ब्लो इन ईरान एंड इराक। क्लियर? तो अब यहां पर मैच किया जाए तो 22 बताया कहां होगा? फ्रांस में। फिर लेवेंटर कहां होगा? स्पेन में। तो ए का हो गया 4, कौन सा आंसर होगा? बी, बी होगा। चलिए आंसर बी हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। हम्म देखिए, यूनानियों द्वारा कहा जाता है कि यूनानी नाविक था जो भारत की यात्रा पर आया,
हालांकि उसका नाम नहीं पता चला, लेकिन उसने एक बुक लिखी है जो मिलती है, उस बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये उसकी बुक का नाम है। तो ये यूनानी यात्री था, एक नाविक था जो भारत की यात्रा पर आया, और उसने यहाँ पर इस बुक में इस बात का वर्णन किया कि उस समय भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास एक बंदरगाह था जिसका नाम था भड़ौच, और उसी भड़ौच के लिए उसने टर्म यूज किया है बेरी गाजा। तो वेरी गाजा भड़ौच बंदरगाह को कहा गया। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। गुजरात में। नेक्स्ट आइए, हड़प्पा के किस स्थल को निम्नलिखित में से व्यापार का चौराहा? देखिए, सामान्य ये प्रश्न मैंने इसीलिए दिया क्योंकि मैं जानता था आप सब इसमें गलत होने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि लोथल कहीं ना कहीं एक बंदरगाह मिला, डॉकयार्ड मिला, जिससे व्यापार के लिए कुछ संभावनाएं दिखी, लेकिन व्यापार का चौराहा किस सेंस में कहा जा रहा है ये समझिए। एक ऐसी जगह मिली है जहां से ईरान भी आसानी से जाते थे, जहां से अफगानिस्तान की तरफ भी आसानी से जाते थे, भारत से तो ये जुड़ा ही जुड़ा था, और इसके अलावा समुद्र तट से भी, मकरान तट से भी ये जुड़ा था। ईरान, इराक, कहीं भी जाना हो हर तरफ से जाने का रास्ता था। तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए तो आंसर सुतकांगे डोर हो जाए। बिल्कुल, दरअसल चौराहा उस जगह को कहते हैं जहां से कई रास्ते जाते हैं। हमने लोथल को सिर्फ ये सोच लिया कि ये व्यापार के लिए जगह थी, लेकिन यहाँ सुतकांगे डोर वो जगह थी जहां से अफगानिस्तान, ईरान, इराक और भारत की तरफ व्यापारिक मार्ग जाते थे, इसीलिए सुतकांगे डोर को कहा गया व्यापार का चौराहा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। वैसे भी इंडस सिविलाइजेशन हिस्ट्री में आपने पढ़ा हो तो मैंने बताया भी था कि जो सबसे पश्चिमी किनारा मिला है वो कहां पर मिला है? तुतकांगे डोर, दास्क नदी के तट पर, बिल्कुल मकरान तट से लगा हुआ। और मकरान तट का मतलब एक तरफ ईरान है और इधर पाकिस्तान का एरिया। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल, ये प्रश्न भी बहुत कंफ्यूजिंग था इसलिए डाला मैंने। दरअसल मुगल सम्राट अकबर ने, इस पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अकबर के धार्मिक नीतियों का जो विरोधी व्यक्ति था उसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। आपके तो सिलेबस से ही मुगल हटा दिया, और मैं मुगलों पे एक्स्ट्रा क्लास लेने की सोच रहा हूँ। तो नहीं पढ़ाऊंगा तो है ही, वो तो वो थोड़ी कि आपके एग्जाम, नहीं सबसे हटा दिया। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट ने आदेश कल तो पारित कर दिया कि मुगल हिस्ट्री खत्म की जा रही है। मतलब कमाल की चीजें हो रही हैं इस देश में, समझ में नहीं आ रहा क्या सोच के कर रहे हैं। स्कूल से, एनसीईआरटी की किताबों से, हर जगह से हट जाएगा। पे बड़ा बवाल मचा हुआ है कि क्या सोचकर ये सरकार नीति ला रही है। आपको शर्म नहीं आती? उसी लाल किले पे खड़े होके भाषण देते हो, तब तो झंडा फहराने लाल किले पहुंच गए, तो लाल किला भी गिरा दो कि ये तो शाहजहां ने बनाया। और उसके बाद आप डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो ताजमहल में बैठ के फोटो खिंचाते हो साथ में, तो ताजमहल भी गिरा दो, फिर किस लिए रखना? तो अब सिलेबस से ही हटा रहे हैं मुगल। हालांकि हम लोग पढ़ लेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलती रहे, लेकिन मुझे लगता है आगे एग्जाम से भी हटवा देंगे। जब गवर्नमेंट की पॉलिसी रहेगी तो फिर जब आप सिलेबस में ही नहीं रखेंगे तो बच्चों से पूछेंगे भी नहीं। लेकिन अभी कल से इस पर काफी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है कि ये गलत हो रहा है। बहुत सारे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने भी ऑब्जेक्शन किया, लेकिन आदेश लगभग पारित हो चुका है। तो योगी जी ने सबसे पहले यूपी के सिलेबस में तो हटा ही दिया था। लेकिन मोदी से उम्मीद नहीं थी, मोदी गवर्नमेंट भी इस नीति पर आगे बढ़ रही है। मुगल सम्राट अकबर ने दरअसल क्या किया था कि मैंने कहा उसकी धार्मिक नीतियों का विरोधी था अब्दुल कादिर बदायूनी, और अब्दुल कादिर बदायूनी इसके धार्मिक नीतियों का जब विरोध करता था, हाँ, तो इस पर यहां पर अकबर ने एक फैसला क्या किया कि आगरा में इसने, ध्यान से समझिएगा, आगरा में इसने एक अनुवाद विभाग खोला।
अनुवाद विभाग यानी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, और हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों का ट्रांसलेशन करवाने का निर्णय लिया और उस अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बना दिया बदायूनी को और कहा तुम ही सारा ट्रांसलेशन करोगे महाभारत रामायण का, इन्हीं के जिम्मे कर दिया। तो ये बात अलग है कि बदायूनी साहब ने यहाँ का इंचार्ज इन्हें बनाया गया, लेकिन जो ट्रांसलेशन का काम हुआ वो ट्रांसलेशन का काम हुआ लाहौर में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें से आप शायद जानते ही होंगे महाभारत का अनुवाद किस नाम से हुआ है? रज्मनामा। रज्मनामा अनुवाद, ट्रांसलेशन। अनुवाद मतलब ये हुआ कि महाभारत संस्कृत में लिखी है, फारसी में लिखी गई है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है? रज्मनामा। चलिए, तो आंसर हो गया लाहौर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम भारत से टाफ्टा ले जाया करते थे। टाफ्टा था कपड़ा। टाफ्टा एक टर्म याद रखिएगा, और अंग्रेज लोग एक कपड़ा ले जाते थे, उसका नाम था कैलिको। कैलिको, टाफ्टा और कैलिको ये दो बहुत महत्वपूर्ण कपड़े थे जो भारत में तैयार होते थे। चलिए नेक्स्ट आइए। गांधी इरविन पैक्ट तो आप सबको मालूम ही होगा। गांधी इरविन पैक्ट को ही दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, दिल्ली समझौता, क्योंकि दिल्ली में हुआ था। ये पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और इरविन कौन थे इसमें? वायसराय। और गांधी कौन थे तो बताना नहीं, हमारे राष्ट्रपिता। तो दोनों के बीच में एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, और ये समझौता हुआ था लंदन के गोलमेज सम्मेलन के रेफरेंस में। गांधी जी को मनाया गया कि वो लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएं। तो जब इनके बीच ये समझौता हुआ तो उस समय श्रीमती सरोजनी नायडू ने इसी पर टिप्पणी की और इन्होंने कहा ये दो महात्माओं का मिलन है। तो आंसर लगाइएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल, लारेंज वक्र, क्या आंसर होगा? हाँ सी। नहीं, सी नहीं, डी होगा। आय वितरण, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। लिखिए लारेंज वक्र का प्रयोग, लिख लीजिए इसे, लारेंज वक्र का प्रयोग, लारेंज कर्व का यूज, इनकम, आय, वेल्थ, धन, मजदूरी, वेजेस, मजदूरी, वेजेस, लाभ, प्रॉफिट, आय, धन, मजदूरी, लाभ, पूंजी, कैपिटल, पूंजी, उत्पादन, प्रोडक्शन, एक्सेट्रा आदि के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। प्रोडक्शन एक्सेट्रा के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। प्रोडक्शन एक्सेट्रा के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। कि डिस्ट्रीब्यूशन को, वितरण को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वितरण को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस कर्व का डेवलपमेंट, इस वक्र का विकास, इस वक्र का आविष्कार या इस कर्व का डेवलपमेंट यूएस इकोनॉमिस्ट, अमेरिकी अर्थशास्त्री, यूएस इकोनॉमिस्ट, अमेरिकी अर्थशास्त्री डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने किया था। डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने किया था। मैक्स ओ लॉरेंज।
क्लियर है? चलिए अगला सवाल। आप लोग इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? खासकर एसएससी में इस टॉपिक से प्रश्न आता है। एसएससी में मैंने अब ये देखा है कि इकोनॉमिक्स का रोल लगभग खत्म कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि करंट इकोनॉमी से एक आध सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन अगर ये इकोनॉमिक्स से पूछते भी हैं तो ज्यादातर आप देखिएगा कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स पूछते हैं, जिसमें माइक्रो और मैक्रो के कुछ प्रिंसिपल्स आप लोगों को पढ़ने हैं। और इसीलिए मैंने अपने बैचेस में सबसे लास्ट में इकोनॉमिक्स रखा। अभी 3 बजे 12 तारीख से बैच जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें इकोनॉमिक्स ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक प्रिंसिपल केवल पढ़ने, बाकी सब करंट से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आप लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड या मांग किसे कहते हैं अर्थशास्त्र में, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत हैं। जैसे डिमांड किसे कहा जाएगा, तो एक तो आपकी नीड्स होती है, आवश्यकता। आवश्यकता और मांग में फर्क है। मांग कहते हैं जब आप किसी निश्चित समय पर और दी गई निश्चित कीमत पर उसे खरीदने के लिए तत्पर हो, तभी उसे डिमांड कहा जाएगा। डिमांड के लिए यानी 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या क्या बताया, ध्यान से सुनिए आप लोग। अभी मैंने क्या बोला, निश्चित समय, बिल्कुल सर्टेन टाइम। दूसरा क्या बोला मैंने, निश्चित कीमत, फिक्स प्राइस। और तीसरा निश्चित वस्तु, खरीदने के लिए तैयार। यानी कि इसका मतलब यहां पर हम उसे परचेज करने के लिए तैयार हैं। तो वो कब निर्भर करता है, जब हमारे पास एक आय हो और वो आय हमारी क्रय क्षमता हो। परचेजिंग पावर यानी वही बात है कि बैठे बैठे सोच रहे हमारे पास भी मर्सिडीज हो, तो वो डिमांड नहीं है। लेकिन आपकी क्रय क्षमता, परचेजिंग पावर आ गई, तो आप पहुंच गए वहां पर और आपने कहा कि हमें इसे खरीदना, पे करने जा रहे हैं, तो वो क्या हो गई, डिमांड। तो अर्थशास्त्र में डिमांड को 3 फैक्टर से डिफाइन करते हैं। ऑन अ फिक्स्ड प्राइस एट ए गिवन टाइम, यानी 2 चीजें हो गई, समय भी और उसके साथ साथ निश्चित कीमत पर भी। और जब हम परचेज करने के लिए यहां तैयार हो जाते हैं तो उसको डिमांड कहते हैं। तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, डिमांड बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, क्रय करने की क्षमता। हम्म चलिए, करंट अफेयर्स पे तो कुछ नोट्स आप लोगों को बनाना होगा, जहां बनाना है वहां मैं बताता जाऊंगा। हालांकि इसका आंसर होगा आदित्य। ठीक है, आंसर हो गया सी ऑप्शन, आदित्य। अभी भारत अपना पहला अंतरिक्ष मिशन ला रहा है सन पर, उसका नाम है आदित्य L1। अगला सवाल। हम्म भारत, इसके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा। देखिए 17 दिसंबर 2022 को, 17 दिसंबर 2022 को ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब दृष्टिबाधित, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप बेंगलुरु के M चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, बेंगलुरु के M चिन्ना स्वामी स्टेडियम में फाइनल मैच इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया। फाइनल मैच इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया। इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया। भारत लगातार तीसरी बार इस वर्ल्ड कप का विजेता बना। भारत लगातार तीसरी बार
इस वर्ल्ड कप का विजेता बना? अब तक कुल 5 ब्लाइंड वर्ल्ड कप आयोजित किए गए हैं। अब तक कुल 5 ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप आयोजित किए गए हैं। मतलब टोटल वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ जिसमें T20 भी शामिल है। तो इसका आंसर हो गया भारत। हाँ, बाकी दो रिसर्च करिएगा आप गूगल पर। जितना मैंने बताना था मेन मेन बता दिया। 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। क्या आंसर लगा आप लोगों ने? बाली, इंडोनेशिया, बिल्कुल। और अगला कहाँ होने वाला है? इंडिया में, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम भारत में होगा। चलिए इसके बारे में भी लिखिए। लिखिए G20 एक स्ट्रेटजिकल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। स्ट्रेटजिकल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है, जिसमें विश्व की जिसमें वर्ल्ड की डेवलप्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज जिसमें वर्ल्ड की डेवलप्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज जिसमें विश्व की विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश शामिल हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाली कंट्रीज शामिल हैं, पार्टनर्स हैं, शामिल हैं। 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 से भारत G20 का प्रेसिडेंट बन गया है। भारत G20 का अध्यक्ष बन गया है। और सितंबर 2023 में G20 का सम्मेलन भारत में होगा। भारत में होगा। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसका मतलब होता है पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। कुटुंब का मतलब परिवार। वसुधैव, वसुधा कहा गया पृथ्वी को। ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है और इसका एक भविष्य है। हाँ, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। चलिए अगला प्रश्न। क्या आंसर होगा? हम्म
हाँ, हर साल अध्यक्षता इसकी बदलती रहती है। नहीं नहीं नहीं, देश को अध्यक्षता दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बनाए गए हैं? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट आइए। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरा वैश्विक मंच है, सबसे बड़ा ग्लोबल लेवल का मंच। यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, आपने नाम सुना ही होगा। विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्ति के बाद दुनिया ने मिल करके यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय संघ बनाया, वही है यूएनओ। आज दुनिया का सबसे बड़ा मंच यही है। आगे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास रिम पैक का आयोजन कहाँ किया गया? क्या आंसर होगा? रिम पैक का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए लिखिए इसको। दोनों लिख लीजिएगा, वो वाला प्रश्न का भी व्याख्या और इसकी भी, मैं दोनों लिखा दे रहा हूं। लिखिए। जून 2022 में जून 2022 में रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड नेशन में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया। स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया। वो साउथ अफ्रीका में इंडिया की एम्बेसडर थी। वो साउथ अफ्रीका में इंडिया की एम्बेसडर थी। और वो इस पोस्ट पर टीएस त्रिमूर्ति को रिप्लेस करेंगी। और वो इस पद पर टीएस त्रिमूर्ति का स्थान लेंगी। टीएस त्रिमूर्ति टीएस त्रिमूर्ति का स्थान लेंगी। त्रिमूर्ति, मतलब इसके पहले कौन थे? टीएस त्रिमूर्ति। हम्म, एक साल। नेक्स्ट आइए। लिखिए रिम पैक 2022 में। हाँ, परमानेंट का मतलब इसलिए होता है क्योंकि राजदूतों की नियुक्ति परमानेंट नहीं होती है। आज है, 2 महीने बाद भी चेंज हो सकता, लेकिन पूरा एक कार्यकाल दे दिया गया अगर, तो उसे परमानेंट कहेंगे कि इतने दिन तक अब यही रहेंगी। तो जैसे आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सभा में एक सत्र होता, उस पूरे सेशन में वही रहेंगे। वो सेशन जब खत्म हो जाएगा तब नया कोई अपॉइंट होगा। ठीक। नेक्स्ट लिखिए। विश्व का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास रिम्पैक। तो रिम्पैक के बारे में अब आप लिख रहे हैं, लिखिए रिम्पैक 2022 में भारत सहित 26 देशों की नौसेना ने भाग लिया। इंक्लूडिंग इंडिया, 26 कंट्रीज की नेवल फोर्स ने पार्टिसिपेट किया। भारत सहित 26 देशों की नौसेना ने भाग लिया। और ये 29 जून से अगस्त 2022 के बीच आयोजित हुआ। और ये 29 जून से अगस्त 2022 के बीच आयोजित हुआ।
अब इसका आंसर लगाइएगा ऑप्शन ए, हवाई द्वीप और दक्षिणी कैलिफोर्निया। 29 जून से अगस्त 2022 के बीच ऑर्गेनाइज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंसर होगा? आंसर होगा राजस्थान। आंसर लगाइए डी। डी। लिखिए इट विल बी सिचुएटेड इन जयपुर, इसी में लिखेगा जो डिजिटल लोक अदालत की बात कर रहे हैं, ये डिजिटल लोक अदालत। इट विल बी सिचुएटेड इन जयपुर and it will help in sitting and it will help in settling होगा, setting नहीं, in settling the pending disputes which are in the first stage of litigation, pending disputes which are in the first stage of litigation। ये जयपुर में स्थित होगी, ये जयपुर में स्थित होगी और ये उन लंबित विवादों का निपटारा करेगी, ये उन लंबित विवादों का निपटारा करेगी जो मुकदमेबाजी के पहले चरण में है, जो मुकदमेबाजी के पहले चरण में है, मुकदमेबाजी के पहले चरण में है। ये जयपुर में स्थित होगी और उन लंबित विवादों का निपटारा करेगी जो मुकदमेबाजी के पहले चरण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जुलाई में हुआ था, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या आंसर होगा? चेन्नई में हुआ। थोड़ा सा कॉमन सेंस सही लगाया, ज्यादातर शतरंज खिलाड़ी कहाँ से आते हैं? चेन्नई से। चेन्नई। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद इस ओलंपियाड में खिलाड़ियों के मेंटोर बने हैं। विश्वनाथन आनंद was the mentor of the players in this Olympiad. Was the mentor of the players in this Olympiad. इस ओलंपियाड में खिलाड़ियों के मेंटोर बने हैं। मेंटोर समझते हैं ना? गुरु, प्रशिक्षण एक तरीके से जो दे, मेंटोर बने हैं। नेक्स्ट आइए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा आप सबने, क्या है ये? भारत का शेयर मार्केट। इसके नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा आशीष कुमार चौहान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 15 जुलाई 2022 को मनाया गया। 15 जुलाई 2022। देखिए, द एम ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे, द एम ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे is to achieve better socio-economic conditions, is to achieve better socio-economic conditions, better socio-economic conditions for the youth, for the youth, which will act as a means,
which will act as a means to resolve the challenges of unemployment. To resolve the challenges of unemployment. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं के लिए बेहतर सामाजिक आर्थिक स्थितियों को प्राप्त करना है। बेहतर सामाजिक आर्थिक स्थितियों को प्राप्त करना है जो बेरोजगारी की चुनौतियों का समाधान करने के साधन के रूप में कार्य करेगा। बेरोजगारी की चुनौतियों का समाधान करने के साधन के रूप में कार्य करेगा। बेरोजगारी की चुनौतियों का समाधान करने के साधन के रूप में कार्य करेगा। साधन के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। गीता गोपीनाथ का नाम सुना होगा आप सबने। इन्हें अभी हाल ही में आईएमएफ में जो वॉल ऑफ फेम होता है ना, एक नाम आप सुनते हैं वॉल ऑफ फेम, सुना नहीं सुना है? हाँ, तो इसका मतलब ये यहाँ पर हुआ कि किसी का एक तरीके से चित्र लगाया जाए एक जगह पर। तो यहाँ पर पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों के लिए भी इस तरह से एक यहाँ पर आप देखेंगे पोर्ट्रेट तैयार किया जाता है। तो उसमें अभी गीता गोपीनाथ को जुलाई 2022 में आईएमएफ में शामिल किया गया और ऐसा सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। तो यहाँ आंसर होगा दोनों सही है, ऑप्शन 1 एंड 2, 1 एंड 2 बोथ। नहीं नहीं नहीं, ओवरऑल फर्स्ट वुमेन भी हैं, ये भारत से भी हैं और फर्स्ट भी। नेक्स्ट आइए। विश्व शांति मंच बीजिंग चाइना में, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अभी एक मैंगो महोत्सव का आयोजन हुआ 2022 में, कहां पर हुआ पूछा गया है। हुँ? ये ज्यादातर चीजें लखनऊ में होती हैं, राजधानी में के बगल में, लखनऊ। हम्म चलिए आगे बढ़। हैं? मैंगो महोत्सव में क्या होता है, विभिन्न किस्मों के आम का प्रदर्शन किया जाता है। उनकी किस्मों को पूरे भारत में व्यापारिक लाभ के लिए प्रसारित किया जाता है, ब्रांडिंग करना, बढ़ावा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश आम के उत्पादन में अग्रणी है और दूसरा वहाँ पर वैरायटीज बहुत सारी, लखनऊ के पास बहुत सारी जगह है जहाँ अलग अलग किस्म के आम होते हैं। मलिहाबाद नाम सुना होगा, या फिर ऐसे ही सीतापुर के पास आपने सुना होगा। तो ये जो पूरा एरिया है वो आम के बागों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लखनऊ में भी इसका आयोजन हुआ था, उसी पर यह प्रश्न है। अगला सवाल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सही आंसर। इनकम टैक्स में जाकर के इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का नाम नहीं मालूम। क्या आंसर होगा? नितिन गुप्ता। अगला सवाल, हॉकी का विश्व कप, क्या आंसर होगा? इंडिया। ये सब आने वाले प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भी हॉकी विश्व कप 2023 में होने जा रहा है, भारत उसकी मेजबानी करेगा। वैसे भी भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। पंडित बिरजू महाराज जी का अभी हाल ही में निधन हुआ, किस घराने से थे? कथक के बहुत बड़े डांसर।
कालका बिंदादीन घराना लखनऊ, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर लगाइए। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आइए, ये सब आप लोगों को याद रखना है, कोई कंसेप्ट नहीं है। इसके लिए मैंने प्रश्न दिया है कि ये जो स्टैटिक नोट्स आप बनाने के एक डायरी मैंने कहा था अलग रखिएगा, उसमें जाकर लिखिएगा आज। ठीक, ये घर पे ये सब काम करिए। स्टैटिक जीके की कोई भी आप कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं पाए, कुछ है ही नहीं इसमें, क्या पढ़ा दूंगा मैं। लेकिन आपके पेपर से मैं अच्छे क्वेश्चन निकाल के कुछ नया उसमें जोड़ूंगा। और मेरा ये पर्पज है कि आपको स्टैटिक बुक मतलब जीके पर एक पूरी बुक बना के दे दूं। लेकिन अभी जो क्लास में आंसर बता रहा हूँ इसको नोट्स आप बना ले, जहां लिखवाना होगा वहां लिखवाऊंगा। आज मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया। किस देश में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय है? आंसर लगाइए, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना, आईआईटीएफ की स्थापना 1926 में, आईआईटीएफ की फाउंडेशन 1926 में विलियम हेनरी लॉज ने रखी थी। विलियम हेनरी लॉज ने की थी। आईआईटीएफ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, आईआईटीएफ की स्थापना फाउंडेशन 1926 में, 1926 में विलियम हेनरी लॉज ने की थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, लुसाने, लुसाने में है। नेक्स्ट आइए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, सब गैस मारते हो, कन्याकुमारी। चलिए लिखिए इसमें, ये 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था। 1970 में स्वामी विवेकानंद के ऑनर में बनाया गया था। स्वामी विवेकानंद के ऑनर में बनाया गया था। नेक्स्ट आइए, क्या आंसर होगा? आंसर लगाइए सी, गोमती नदी, गोमती। गोमती नाम से वहां भी एक नदी है, लखनऊ केवल मत सोचिएगा। लिखिए, इसे त्रिलोक सुंदर मंदिर भी कहते हैं। त्रिलोक सुंदर मंदिर, TRILOK, त्रिलोक सुंदर मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए, ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है, कर लेंगे, इसमें भी दिक्कत है। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लिख लीजिएगा। लिखिएगा, नेशनल फ्लैग की डिजाइन, नेशनल फ्लैग की डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी, वेंकैया ने तैयार की थी, पिंगली वेंकैया। तैयार की थी। नेक्स्ट आइए, किस बैंक की टैग लाइन है ये?
आजकल ये सब भी एसएससी पूछने लगा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैंक के टैगलाइन होते हैं सभी के, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई। मुंबई। नेक्स्ट आइए। हाँ पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। मैं जैसे जैसे अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपके पेपर में जरूर डालूंगा। निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अरे पूछा है, ईयर बता दूं। ये है एसएससी का एग्जाम 2021 में अभी हुआ, और सीपीओ में आया, एमटीएस में आया, सीजीएल में भी आया। सीजीएल में इवनिंग शिफ्ट में आया, 3 बार आ चुका है। नहीं पढ़ना हिंदी नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सेलेक्ट करके मैं दे रहा हूँ इतना तो तैयार करना पड़ेगा। मैं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से निकाला हूँ। मेरा एक उद्देश्य है ना, प्रीवियस ईयर के हजारों क्वेश्चन मैं क्लास में करवा दूंगा, क्योंकि मैं बच्चों पे कम भरोसा करता हूँ। कहता रहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, लेकिन लगाते नहीं हैं। इसको लगाइए, अब सोचिए ये भी आया। कीवी। अरे सवाल मुर्गी का आंसर हो। कीवी होगा। हम्म, मुर्गी तो उड़ सकती है भाई। चलिए। ये भी सरल सा सवाल था। इसी का नाम अब क्या है, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। हाँ क्या आंसर होगा, एलिफेंट। इसमें गलती बच्चों यही होती है, बाघ लगा देते हैं। राष्ट्रीय पशु नहीं पूछ रहा है, राष्ट्रीय विरासत पशु। और इसीलिए एक चीज और ध्यान रखिए, नेशनल एक्वेटिक एनिमल पूछ लिया तो गंगा डॉल्फिन। तो ये सब भी आपको तैयार रखना। चलिए आज का सेशन हो गया। हाँ उसी को गोल्डन टेम्पल।